वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पढ़ेंगे धातु एवं अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं धातु और अधातु, और इसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट धातु किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि धातु किसे कहते हैं। धातु को कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। तो आप धातु को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक धातु को आप भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं और एक धातु को आप रासायनिक गुण के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। उसी तरह अधातु को भी आप भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आप बांट सकते हैं। तो एक सिंपल डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु का मतलब होता है वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो थोड़ा सा कठोर होता है जिसमें चमक होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसी प्रकार अधातु जो है ना उसमें तब विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ये भंगुर होते हैं और उतने कठोर नहीं होते हैं। एक्चुअली हर चीज में अपवाद होता है। जैसे मान लो धातु कड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे धातु ऐसे होते हैं जो एकदम चाकू से काटे जा सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और आपका लिथियम। ये तीन ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये कठोर नहीं होती है लेकिन फिर भी ये धातुएं हैं। उसी तरह अधातु इलेक्ट्रिसिटी जो है ना कंडक्ट नहीं करता है, यानी ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट देख लीजिए, ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट से क्या होती है, कंडक्ट होती है, ठीक है ना। उसके बाद है कि धातुएं जो होती है कठोर होती है ना, लेकिन ये आप देख सकते हैं कितनी मुलायम होती है, समझ रहे ना। और धातुएं कड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पारा जो ऐसा एक धातु है, पारा एक धातु है स्टूडेंट। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर क्या होता है, तो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये धातु है। लेकिन अगर पूछ देगा कि एक अधातु का नाम बताइए, एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, तो कहिएगा ब्रोमीन। क्या कहिएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन, है ना, ये द्रव अवस्था में आपका रहता है, ठीक है ना। चलिए और आगे हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि धातु को हम दो गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हम लोग कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे अगर हम धातु को देखें तो धातु क्या होते हैं, उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु में चमक होती है, धातु कठोर होती है, समझ रहे ना। उसके बाद से धातुओं में आघातवर्धकता का गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धकता क्या है, आघातवर्धकता क्या है, आघातवर्धकता का मतलब वो धातु को पीट कर पतला से पतला चादर बनाया जाता है। यानी धातु को पीट कर जब पतला से पतला चादर बनाया जाता है, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं आघातवर्धकता। यानी पतला से पतला चादर बनाने पर भी ये नहीं टूटती है, ये नहीं टूटती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है आघातवर्धकता का गुण होता है। अधातुओं में आघातवर्धकता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातुओं में आघातवर्धकता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो चादर बनाइएगा तो वो बीच में से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। और एक होता है तन्यता, एक होता है तन्यता। तन्यता का मतलब तान देना, तन्यता का मतलब क्या होता है, तान देना। तो तान कब दिया, तार खींचा जाता है। तो धातु को पीट कर पतला से पतला तार खींचा जाता है, और इस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। जैसे मान लो कि सोना हो गया, तो इसको लगा देते हैं तो इसका तार खींचा जा सकता है ना, तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। आघातवर्धकता होती है, तन्यता होती है, धातुओं में चमक होती है, तो ये सभी फिजिकल गुण होते हैं। और इसका उल्टा अधातुओं में वो सब गुण नहीं पाए जाते हैं। अधातु भंगुर होते हैं, उसमें तो विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है। तो अपने मन से इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेन गुण याद करना रहता है केमिकल प्रॉपर्टी। धातुओं के जो
धातुओं को जो रासायनिक गुण है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि धातुओं को बात कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, है ना। ये सभी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो चलिए इसको हम देखते चलते हैं आगे आगे। अब यहाँ पे भौतिक गुण देख सकते हैं आप, धातु के यहाँ पे दिया हुआ है धातु के भौतिक गुण क्या होता है। तो धातु के भौतिक गुण में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इनमें धात्विक चमक होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु में चमक होती है। धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अब कोई पूछेगा धात्विक चमक क्या है, तो कहिएगा धातुएं जब अपने शुद्ध रूप में होती है तो उसमें क्या होती है, उसमें चमक होती है। और धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, हम धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। यानी धातु में क्या होती है, चमक होती है। कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा प्रेक्षण दिया जा सकता है। अब ये प्रेक्षण प्रयोगशाला के लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अरे आयरन कटेगा नहीं कटेगा, कॉपर कटेगा नहीं कटेगा, एल्युमिनियम कटेगा नहीं कटेगा, मैग्नीशियम कटेगा नहीं कटेगा। तो ये सब चीजें नहीं कटती हैं। और चाकू से कौन कट सकता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों धातु को हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, ठीक है। तो कभी कभी तीनों दे देता है, कभी कभी एक ही देता है। तो तीनों देगा तो तीनों आंसर होगा, और एक देगा तो इनमें से किसी एक पर मारिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान में इस बात को रखिएगा। और यहाँ पे देखिए सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए, सावधानी। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है बाबू। सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है, सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु होता है ना कि जब उसको खुली वायु में छोड़िएगा ना तो उसमें आग पकड़ लेती है। खुली वायु में छोड़ने पर क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। और इसे अगर पानी में रखिएगा तभी वह क्या होता है, वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है सोडियम, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं। इन सबको आप लोग इसमें ये सबको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन आता भी है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको खुली वायु में छोड़ देने पर उसमें आग पकड़ लेती है और ये जल के साथ बहुत तेज अभिक्रिया कर लेता है। यही कारण है कि उसे माटी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से धातुएं सामान्यतः क्या होती है स्टूडेंट, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। ये धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। तो अलग अलग करके आएगा लिखने के नहीं लिख लेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, 1 नंबर धातु विद्युत की सुचालक होती है। 2 नंबर धातुएं कठोर होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है। तो ऐसे करके 5 6 10 रूल हम आराम से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि धातु में आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। धातु में कौन गुण पाया जाता है, आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। याद रखिएगा, धातु में आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। बिल्कुल सही है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है स्टूडेंट, तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु आपका सोना है और चांदी है। तो सोना 1 नंबर पे है और चांदी 2 नंबर पे है। आप इस बात को भली भांति जान जाइए कि और एक होता है गुण तन्यता। एक गुण क्या होता है, तन्यता, है ना। धातु को पीट कर पतला से पतला तार खींचा जा सकता है, तार। अब यहाँ पे देखिए 1 ग्राम, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और तार एकदम पतला, है ना। देखिए ना, बहुत सारा तार एकदम केस से भी पतला रहता है ना। तब ये सब तन्यता गुण नहीं रहता तो टूट नहीं जाता। तो 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। और आवश्यकता का आधार पे इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, उसका उपयोग करते हैं, है ना। जिसकी जितनी जरूरत होती है उतना पढ़ते हैं हम। क्या आपको धातुओं का नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए होता है। हाँ बिल्कुल होता है, खाना पकाने के लिए बर्तन में एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं हम लोग खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में, और लोहा का उपयोग करते हैं खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में, है ना। तो ये सभी चीजें होती हैं। क्या आप जानते हैं धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि ये उष्मा क्या होती है, उष्मा का सुचालक होती है। उष्मा का सुचालक होती है, उष्मा का गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। यही कारण है कि इनका उपयोग क्या किया जाता है, और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है ना।
यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस बार रेलवे के एग्जाम में बहुत सारा ये आपको दे देता था। ये कह रहा है क्या दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि धातु उष्मा क्या होती है, सुचालक होती है। ये फिगर क्या दिखा रहा है, ये फिगर दिखा रहा है कि धातुएं उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। तो यहाँ पे देखिए धातु की तार होती है, जब यहाँ पे गर्म कीजिएगा तो तार का खुला सिरा है और ये पिन है और ये मोम है, तो यहाँ पे मोम पिघल जाएगा नहीं पिघल जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तार गर्म हो जाएगा और यहाँ पे पिन और मोम ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। ये चीजें यहाँ पे एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैप की मदद से तार को स्टेम से बांध दीजिए, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके पिन चिपका दीजिए। स्पिरिट लैम्प मोमबत्ती या बर्नर के निकट थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, क्या देखिएगा कि यहाँ पे अगर मोम से चिपकाए हैं तो ये गिर जाएगा ना, पिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यही ना देखिएगा। तो कह रहा है कि उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु उष्मा के सुचालक होती है, तब इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक मतलब धातुओं को, जैसे एल्युमिनियम है, कब गलेगा, बहुत ज्यादा हीट देंगे तब ना। जैसे लोहा है, लोहा आपका 600 डिग्री सेल्सियस पे गल जाता है। लोहा कितना डिग्री सेल्सियस पे गल जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस जब दीजिएगा तो यह क्या होता है, पानी की तरह हो जाता है, पानी की तरफ प्रवाहित हो सकता है। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया, 100 डिग्री पर पानी पिघलता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन होते हैं, तो सिल्वर तथा कॉपर, है ना। सिल्वर तथा कॉपर, सिल्वर माने चांदी, कॉपर माने तांबा, है ना। तो इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी, लेड सीसा तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब याद रखिएगा, सीसा तथा मरकरी, मरकरी को हम लोग पारा कहते हैं, मरकरी होते हैं पारा, तो पारा क्या होते हैं, उष्मा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या धातु विद्युत की चालक होती है, हाँ धातु विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक नहीं होती तो एल्युमिनियम का तार चाहे कॉपर का तार थोड़े उससे बिजली प्रवाहित होती नहीं ना। यहाँ पे चित्र देख लीजिए, चित्र देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे तार जोड़ा गया है और यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ पे स्विच लगा है ना, और यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये धातु का जांच के लिए धातु का टुकड़ा, अब यहाँ पे धातु का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे धातु का टुकड़ा लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम का तार लेंगे तो बल्ब जल जाएगा ना। यहाँ पे अगर ऐसा तार लेंगे जो उसमें कुचालक होता है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ठीक है। तो यही चीज आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तो बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखिएगा ध्यान से, पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है पीवीसी, याद रखिएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके ऊपर हमारे तार के ऊपर जो परत चढ़ी होती है ना, तार के ऊपर जो नंगा तार होता है उसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है ना, जिसके कारण हमें बिजली का झटका नहीं लगता और अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है ना। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या वह आवाज उत्पन्न करती है, हाँ धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न होती है, इसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, यानी धातु को पीटने पर उनसे आवाज निकलता है। जो लोहा को पीटेगा टन टन करता है, नहीं समझ ना, धातु को पीटने पर उतना आवाज नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत। तो ये सभी स्टूडेंट थे धातु के अभौतिक गुण थे, धातु के भौतिक गुण थे। अब उसी तरह हम लोग अधातु देखेंगे। अधातु एकदम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अधातु जितनी गैसें हाइड्रोजन है ना, हीलियम है, आपका ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ये सभी गैसें क्या होती है, अधातु होती है। सभी गैसें मुख्यतः सभी गैसें क्या होती है, अधातु होती है, जनरली, है ना। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, सही बात है। अधातु की संख्या क्या होती है, कम होती है। कार्बन भी अधातु है, कार्बन गैस नहीं है फिर भी कार्बन क्या है, अधातु है। सल्फर गैस नहीं है फिर भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है लेकिन सल्फर अधातु है। आयोडीन अधातु है। देखिए ये गैस तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये गैस तो अधातु है ही। अब ब्रोमीन क्या है, अधातु है, लेकिन यह कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो अधातु में ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। ऐसे अधातु है जो द्रव होती है, सही है ना। इसके अलावा सारी अधातु या तो ठोस या फिर गैसें होती है।
क्या धातुओं के समान अधातुओं के कुछ गुण धर्म होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। धातु के समान धातु के भी भौतिक गुण धर्म होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें कठोरता नहीं होती है, इनमें आघात प्रवणता नहीं होती है, इनमें तन्यता नहीं होती है, विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। उल्टा हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ये कुछ रूल्स है, इनको पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए मरकरी को छोड़कर, लेकिन अपवाद अब नहीं होती है, लेकिन अपवाद तो होता है ना भाई, हर चीज में अपवाद होता है। जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। यानी मरकरी का मतलब होता है पारा। पारा एक होता है, एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में होता है, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे, है ना। बाकी सभी धातुएं क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। धातु का बात किया जा रहा है। आपने देखा होगा धातु का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। याद रखिएगा, धातु का गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, हाई लेवल होता है। धातु जल्दी गलती नहीं है बाबू, है ना। लेकिन गैलियम और सीजियम ये सभी धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसे धातु जिनका गलनांक बहुत कम होता है? तो गैलियम और सीजियम। यदि आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? पिघलने लगेंगी। कौन कौन? गैलियम और सीजियम। आयोडीन अधातु हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। ये अधातु का आपका क्या होता है? ये अपवाद हो जाएगा, है ना। उसके बाद कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, है ना। जैसे ये कार्बन है ना बाबू, कार्बन की संख्या होती है 4। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। ये एक अधातु है, लेकिन इसमें यह बहुरूपी इसका अपरूप पाया जाता है। कार्बन का अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप कौन होता है? हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है ना। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक का मात्रा बहुत अधिक होता है। किसका? हीरा का। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। यानी जब कोई पदार्थ विभिन्न रूपों में पाया जाता है उसे अपरूप कहते हैं। इस गुण को अपरूपता कहा जाता है। आगे आप लोगों को पढ़ना है। देखिए क्षारीय धातु, अब क्षारीय धातु कौन कौन होती है? तो आपको आगे पढ़ जब, है ना, है ली ना करे, है ना, रब से फरियाद, है ना। तो ये शुरू वाला जो होता है ना, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी क्षारीय धातु कहलाती है ना। ये सभी क्या कहलाती है? क्षारीय धातु कहलाती है। मैं आपको बताऊंगा रुबिडियम, ये सभी क्या होती है? तो ये क्षारीय धातु होती है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो क्षारीय धातु कौन कौन होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। यानी पीरियडिक टेबल को जो फर्स्ट में जो आता है ना, आइए जब पढ़ाएंगे पीरियडिक टेबल, तो पहला ग्रुप का जो तत्व होता है उसको क्षारीय धातु कहा जाता है ना। दूसरा को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये पीरियडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे। अभी याद रखिए, क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए, मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चुन लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके उसके पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त नीले की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पन्न मिला वो अम्लीय होता है या क्षारीय? अब आप बताइए, धातु है तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो कोई पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अधातु का ऑक्साइड आपका अम्लीय होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि जब इसको जांच कीजिएगा, धातु के ऑक्साइड को जब जांच किया जाता है, तो जब आप धातु के ऑक्साइड को जांच कीजिएगा तो क्या होगा? क्षारीय है तो Brb, क्षारीय है तो Brb लाल लिटमस पद को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो ये क्षारीय है तो Brb हो जाएगा, यानी बेस क्या करेगा? लाल लिटमस पद को क्या कर देगा? नीला कर देगा। धातु का ऑक्साइड क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा? लाल कर देगा, है ना, क्योंकि वह अम्लीय होता है।
अच्छा, कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम तथा जिंक। एल्युमिनियम तथा जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। ये कभी कभी अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और कभी कभी क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए एल्युमिनियम तथा जिंक क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे का धातु पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है कौन? पारा। पारा कमरे का ताप पर द्रव होता है। उष्मा की सबसे अधिक चालक होती है कौन? उष्मा की सबसे अधिक चालक कौन होती है? तो आपका हो जाएगा सिल्वर। कौन होती है? सिल्वर। सिल्वर होता है। सिल्वर तथा एल्युमिनियम है ना, सिल्वर तथा कॉपर, तो सिल्वर एक नंबर पे होगा। अच्छा, चाकू से काटी जा सकती है तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। उष्मा की कुचालक होती है, तो उष्मा की कुचालक तो बहुत सारी धातु होती है, लेकिन ये का नाम बता देना है। तो ये का नाम बता देना है सीसा और पारा। सीसा और पारा क्या होता है? उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आघात वर्धक तो तन्यता का तब तो समझिएगा, धातु और पीठ पर पतला पतला चादर और तन्यता धातु और पीठ पर पतला से पतला तार। ठीक है, हाँ, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म भी बहुत ही इजी होता है। देखिए, तत्व अलग होते हैं, तत्व को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट से तीन चीजें निकलती हैं। एक निकलता है धातु, और एक होता है अधातु, और एक होता है उपधातु, है ना। मेटल, नॉन मेटल एंड इसको बोलते हैं मेलाटोनिक, तो धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है ना। तो देखिए, धातु भी एलिमेंट है, अधातु भी एलिमेंट है और उपधातु भी एलिमेंट है। तो सभी धातु तत्व हो सकते हैं, सभी धातु तत्व हो सकते हैं, लेकिन सभी तत्व धातु नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, सभी तत्व धातु नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि बताइए आप, तत्व है हाइड्रोजन, क्या यह धातु है? नहीं है। तत्व है हीलियम, क्या यह धातु है? नहीं। तो सभी धातु एलिमेंट हो सकते हैं, सभी धातु एलिमेंट, सभी धातु एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट धातु नहीं हो सकते हैं, सभी एलिमेंट अधातु नहीं हो सकते हैं, सभी एलिमेंट धातु नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सभी धातुएं तत्व हो सकते हैं, लेकिन सभी तत्व धातु नहीं हो सकते। तो धातु का कुछ गुण होता है, मेटल, ये लोग इनके बाहतम कक्षा होता है। धातु का बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, समझ रहे ना। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है, समझ रहे ना। उसी तरह अधातुएं ऑक्सीजन संयोग करके अधातु का ऑक्साइड बनाती है। अधातुओं के बाहतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं की जो है ना, धातुओं के जो संयोजकता होती है वो +1, +2 और +3 होती है संयोजकता, लेकिन अधातुओं की संयोजकता होती है -1, -2, -1, -2 और -3 होती है, समझ रहे ना। ये धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, समझ रहे ना। तो ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते जाते हैं क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको ये मैं बेसिक दे दिया हूँ, यहाँ से आप देखिएगा। आप बताइए, क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है, यानी धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है। तो धातुओं को वायु में दहन करिएगा तो धातु का क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा, है ना। और धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? तो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। कोई दिक्कत? इसकी जांच करने के लिए आप लिटमस पेपर में जब धातु के ऑक्साइड को रखिएगा तो वह क्या कर देगा? लाल नील पत्र क्या कर देगा? नीला कर देगा, समझ रहे हैं? लाल नील पत्र को नीला कर देगा। तो यहाँ पे इस बात को क्या होगा? यहाँ पे धातु का क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा। इसमें क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा ना कि धातु को वायु में दहन करने पर क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि मान लो मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन करिए तो क्या बनेगा? MgO बनेगा ना, MgO बनेगा। कॉपर एक धातु है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? Cu2O बनेगा,
CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा, Cu2 नहीं बनेगा, सॉरी CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और कैसा होता है कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड का नाम कैसा होता है? काला होता है, याद रखिएगा, है ना? कोई दिक्कत? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु का क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाता है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यही चीज दिया हुआ है कि आपने देखा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है ना? क्षारीय होती है, ठीक है ना? मैंने बता दिया। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी। तो बताया नहीं आपको एल्युमिनियम तथा जिंक क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदर्शित करते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, है ना? जैसे कि एल्युमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो AlCl3 + 3H2O, ये एल्युमिनियम जब NaOH से अभिक्रिया करेगा सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा। तो ये चीजें समीकरण भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक चीज, अधिकांश धातु का ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, कुछ जल में घुलकर क्या करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं, है ना? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर, तो सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं? तो क्षार देते हैं, है ना? तो देखो जैसे कि सोडियम जल में, सोडियम का ऑक्साइड है ना यार, और ये जल में घुलेगा तो ये क्या देगा? क्षार देगा ना? तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम जल में घुलते हैं तो क्या देते हैं? क्षार देते हैं। जैसे कि पोटेशियम का ऑक्साइड है, जल में घुलेगा ये यहाँ पे क्या दे देगा? क्षार दे देगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? हमने देखा है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, सही बात है? सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करती है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, ये सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा? नहीं करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो कर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है। पोटेशियम और सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर क्या पकड़ लेता है? इसमें आग पकड़ लेता है, सही बात है ना? तो सोडियम तथा पोटेशियम को हम लोग खुले वायु में नहीं छोड़ सकते, उसमें आग पकड़ लेगा तो बहुत तेज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना? इसीलिए इन धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है कि आग नहीं पकड़े। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। देखिए सामान्य ताप पर, कुछ ताप पर मैग्नीशियम पर, एल्युमिनियम पर, जिंक पर, सीसा पर क्या चढ़ जाती है? धातुओं की ऑक्साइड की परत क्या होती है? चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है और ये इनके लिए लाभदायक भी होती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कितना हो ताप दिया जाएगा तो ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है ना? आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे आप लोगों को यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था कि एनोडीकरण क्या होता है? एनोडाइजिंग। तो जब किसी धातु पर एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है तो उसे एनोडीकरण कहते हैं, है ना? लोग कहते हैं ना कि सोना के जैसा बाटे लेकिन सोना ना हो, सोना की परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, तो उसी तरह किसी धातु के ऊपर जब एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। और ये धातु को बचाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। Al2O3 इसे क्या बचाता है? संक्षारण से बचाता है। इस पर परत को मोटा करके अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड को उत्सर्जित गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर क्योंकि आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। उसके बाद देखिए 2 नंबर है धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? बताइए धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। हाइड्रोजन गैस देखिए ना, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड बनाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो धातु का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। याद रखिएगा, यानी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है और धातु का ऑक्साइड बनाती है। याद रखिएगा इस बात को। जो धातु, अब सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है और कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। ठीक है ना। अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। कुछ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ कहती है कि हमको गर्म जल के साथ। कुछ लोग नहीं होते हैं ठंडे के दिनों में ऐसे ही नहा लेते हैं, कुछ लोग जो है ना गर्म पानी से नहाते हैं। वैसे ही धातुएं भी होती हैं कि कुछ ठंडी जल से अभिक्रिया कर लेती है, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया कर लेती है। कुछ धातुएं ठंडे और गर्म दोनों। अब जो ठंडा से करेगा तो गर्म से तो अभिक्रिया कर ही सकता है ना, कर सकता है। जो धातु ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है वो गर्म से भी कर सकता है, लेकिन जो गर्म से अभिक्रिया करेगा वो ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। समझ रहे ना? क्योंकि जो अब ठंडी के दिन में सिंपल है, ठंडी के दिन में जो ठंडा पानी से नहा सकता है उसको गर्म पानी में मिल जाए तो कहेगा कि नहीं नहाएंगे, है ना। लेकिन जिसको आदत है गर्म पानी से नहाने का वो ठंडा पानी से नहाएगा नहीं नहाएगा। लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातु प्लस जल धातु का ऑक्साइड बनाती है और कौन गैस देता है? हाइड्रोजन। धातु का ऑक्साइड और फिर जल, ये क्या बनाता है? धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। याद रखिएगा। फिर धातु का ऑक्साइड धातु ऑक्साइड और जल मिलेगा तो क्या बनाएगा? धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। धातु का अरे HCO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? HCO3 बनाएगा। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। देखिए ये दोनों बड़ी तेज होता है। सोडियम और पोटेशियम कहता है कि हमको ठंडा पानी मिले चाहे गर्म पानी मिले कोई दिक्कत नहीं है, हम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेंगे। कौन? सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है और ये इतनी तेज होती है और इनसे हीट उत्पन्न होता है, ये गर्म हो जाती है ना, उष्माक्षेपी होता है। समझ रहे हैं? इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित होता है और जो इससे हाइड्रोजन जो निकलता है ना वह क्या होता है? जल जाता है। वो वायु में क्या होता है? जल जाता है। वायु में क्या होता है? जल जाता है। आप लोग देखे होइएगा कि स्टीम पहले आता था, उसको पानी में रख दिया जाता था ना, मोमबत्ती उसको रख दिया था तो उसको पानी में तैरने लगता था। एक खिलौना आता है, खिलौना पानी में रख दिया तो उसको मोमबत्ती रख दिया था तो तैरने लगता था, है ना। क्यों तैरने लगता था? क्योंकि पानी में रख के जब पानी में रखा जाता था उसको और मोमबत्ती उसके ऊपर रखा जाता था, एल्युमिनियम रहता था। तो एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता था ना तो वह उड़ेगा नहीं, उसका हाइड्रोजन उड़ता नहीं था बल्कि वह चारों तरफ घुमाने लगता था। तो यही कारण है कि हम लोग मोमबत्ती बाहर को रखते थे, उसको घुमाने लगता था, चक्कर गोल गोल घुमाने लगता था। और वही जिसका हाइड्रोजन उड़ जाता है वह वहीं पे चुपचाप रहता है, साइलेंट रहता है, और जिसका हाइड्रोजन नहीं उड़ता है वह क्या होता है? पानी में नाचने लगता है। ठीक है ना। तो इनका हाइड्रोजन क्या होता है? जल जाता है। तो ये कुछ नहीं, ये आराम से ऐसे ही रह जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए प्रज्वलित हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि सोडियम पोटेशियम हो गया, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये KOH बनाएगा। यहाँ पे देखो धातु, ये धातु है और ये जो जल है, KOH और हाइड्रोजन गैस दिया। यहाँ भी जल के साथ अभिक्रिया किया है, यहाँ पे कौन गैस दिया? हाइड्रोजन गैस दिया। जल के साथ कैल्शियम की जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। याद रखिएगा, जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया क्या होती है? थोड़ी सी धीमी होती है। यह उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन जलता नहीं है तो कैल्शियम क्या करता है? घूमने लगता है पानी में नाचने लगता है। क्यों? हाइड्रोजन जलवे नहीं करेगा तो नाचने लगता है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो कैल्शियम जल के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करता है, कोई दिक्कत। लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है,
Ca plus 2H2O CaOH का होल प्लस हाइड्रोजन गैस। उपयोग अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। कैल्शियम क्या करता है? तैरना शुरू कर देता है। बताया नहीं है कि चिपक जाते हैं और ये कैल्शियम क्या करता है? तैरना शुरू कर देता है। मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसको कौन गर्म जल चाहिए? इसको गर्म जल चाहिए। मैग्नीशियम बड़ी होशियार है, देखिए ये गर्म जल, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम, यहाँ पे अगर जल लिखा हुआ है तो बताइए कौन जल है? ये गर्म जल है, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है MgOH, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना। M हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और कौन गैस दे देता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देता है। और ये भी तैरना शुरू कर देता है। ये भी क्या करता है? तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन जलता नहीं है। इसके बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ये तैरना शुरू कर देता है। तो दिक्कत अब यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातु न तो शीतल जल, देखिए एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये तीन धातुएं हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना। यह भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। तो लोहा अगर यहाँ पे लिखा हुआ है H2O तो बताइए यह क्या है? ठंडा जल है कि गर्म जल है? क्या है? भाप है। याद रखिएगा, तो लोहा कभी भी ठंडा जल से चाहे गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह भाप से अभिक्रिया करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये बात आपको याद रखना है। यह अभिक्रिया लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु का ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। कोई दिक्कत? भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ये भाप है, ये लोहा ये क्या है? भाप है। ठीक है ना, इनके साथ अभिक्रिया करके यहाँ कौन गैस देगी? तो हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, लेड यानी सीसा, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। ये सब जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता, यानी हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये एकदम निष्क्रिय होती है। अब आप समझ गए कि लोहा है ना, उसके बाद एल्युमिनियम और जिंक ना तो ठंडे ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। कॉपर भी है ना आपका, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ना तो यह भाप के साथ अभिक्रिया करता है, ना तो यह भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो कॉपर ना ठंडा जल, ना गर्म जल, ना भाप के साथ अभिक्रिया करता है, तीनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए, कॉपर का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम लोग लोहा, क्यों नहीं हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं? क्योंकि आप बताइए, कॉपर ना ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा, ना गर्म जल से अभिक्रिया करेगा। डर था भाप से अभिक्रिया करने का, तो ये भाप से अभिक्रिया नहीं करेगा ना, तो इसीलिए इसका उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब एक लास्ट इसको पढ़ा देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? अरे धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या देती है? हाइड्रोजन गैस देगी ना। कोई भी धातु जब, मान लीजिए कोई भी धातु है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस देगी और लवण बनाएगी। कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। याद रखिएगा, कोई भी धातु जैसे कि मान लो कि आपका लोहा जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा और कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। याद रखिएगा, तो कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। और ये जो लवण होता है ना बाबू, लवण जो होता है इसका pH मान कितना होता है? pH मान कितना होता है? 7 होता है। pH मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन कुछ लवण का pH मान 7 से कम भी होता है, 7 से अधिक भी होता है। आप कहिएगा कैसे सर? तो वो डिपेंड करता है कि धातु उसके साथ कौन जुड़ रहा है। आगे बताइए, चलिए। अब यहाँ पे आप समझ गए कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम का पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन हो तो रेग मार्ग से रगड़कर सावधानी, सोडियम का पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं।
है ना। इसको जल्दी लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, इसको सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखिएगा, है ना। कोई दिक्कत? चलिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो लिखा जाएगा, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। अब याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल देखो H2SO4 और HCl, जब इससे अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, धातु हाइड्रोजन गैस देगा, है ना। जब कोई भी धातु यहाँ पे होगा, कोई भी धातु जब इनसे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे कौन गैस दे देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन एक और गैस, एक और अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, जब इससे कोई धातु अभिक्रिया करेगा ना होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अब हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देगा? इसका कारण है कि HNO3 ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी हाई ऑक्सीजन देने वाला होता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाई ऑक्सीकारक का मतलब होता है बहुत ज्यादा इसमें ऑक्सीजन होता है। अब जैसे हाइड्रोजन गैस निकलने का प्रयास करेगा तो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, जल बना देगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? जल बना देंगे। तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा बल्कि क्या बना देगा? जल बना देगा, समझ रहे ना। तो वो जल में परिवर्तित कर देता है, बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीकारक होता है। तो कह रहा है HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन करके जल में परिवर्तित कर देता है। फटाक से ना पकड़ लेगा हाइड्रोजन को, कहेगा कि आ जाओ इधर, तुम हाइड्रोजन गैस निकल कहां रहा है, हम तुमको जल बना देते हैं। तो सीधे क्या बना देता है? जल बना देता है। एम स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NO2 में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज ये अति तनु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे होते हैं एकदम तनु के साथ जो अभिक्रिया करके कौन गैस उत्पन्न कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं HNO3 के साथ। तो चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये देखिए यहाँ पे है अभिक्रियाशीलता। तो आप लोग बताए हैं ना कि देखो आप लोग अभिक्रियाशीलता पढ़े हैं ना, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, है ना, टीन, है ना, टीन Sn होता है ना, सीसा। तो यही दिया हुआ है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। तो यही यहाँ पे दे दिया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, चारे को दिया है। हम पूरा बता दिए आप लोगों को। ये अभिक्रियाशीलता होता है। ये क्या होता है? अभिक्रियाशीलता होता है, यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, ये इससे ऊपर की ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये अभिक्रियाशीलता होता है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही आपको कोई प्रोटॉन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे और मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, है ना। एक्वारेजिया के बारे में बता देते हैं 1 मिनट। एक्वारेजिया क्या होता है? रॉयल जल का लैटिन शब्द है। यह 3:1 के सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से बनता है। यानी एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, याद रखिएगा। सांद्र HCl और HNO3 के 3:1 के मिश्रण में 3:1 के मिश्रण में क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। कहता है क्वेश्चन कि एक जो है ना आदमी घर घर सुनार बनकर जाता है, कहता है गहने साफ करा दे, है ना। गहने साफ कराने में कोई महिला उसको गहना देती है, देने के बाद उसका गहना बहुत जल्दी क्या होता है? थोड़ा सा हल्का लगने लगता है ना। तो हल्का लगने वो झगड़ा करने लगती है, चाहे तर्क वितर्क करने लगती है और वहां से वो भाग जाता है, समझ ना। बताओ कि उस डिब्बा में किस चीज का पानी लिया रहता है? वह लिया रहता है एक्वारेजिया घोल लिया रहता है। क्या लिया रहता है? एक्वारेजिया घोल लिया रहता है। वह घोल कौन सी का रहता है? एक्वारेजिया का रहता है। वह गोल्ड को गलाने की क्षमता रखता है, सोना को गलाने की क्षमता रखता है। जब सोना को ज्यादा देर रख देंगे तो सोना पिघल जाएगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोई सोनार के रूप में जाता है तो कौन चीज का घोल लिया रहता है? एक्वारेजिया का। तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो HCl 3 अनुपात में होता है और HNO3 1 अनुपात में होता है, याद रखिएगा। तो उल्टा भी पूछ सकता है, पूछेगा HNO3 और HCl का अनुपात कितना रहता है? तो ये 1:3 रहता है। तो उल्टा भी करके आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत।
चलिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आईबीयू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पढ़ेंगे धातु एवं अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं धातु और अधातु, और इसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, धातु किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है कि धातु किसे कहते हैं। धातु को कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। तो आप धातु को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक धातु को आप भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं और एक धातु को आप रासायनिक गुण के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। उसी तरह अधातु को भी आप भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आप बांट सकते हैं। तो एक सिंपल डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु का मतलब होता है वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो थोड़ा सा कठोर होता है जिसमें चमक होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसी प्रकार अधातु जो है ना ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ये भंगुर होते हैं और उतने कठोर नहीं होते हैं। एक्चुअली हर चीज में अपवाद होता है। जैसे मान लो धातु कड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे धातु ऐसे होते हैं जो एकदम चाकू से काटे जा सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और आपका लिथियम। ये तीन ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये कठोर नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये धातुएं हैं। उसी तरह अधातु इलेक्ट्रिसिटी जो है ना कंडक्ट नहीं करता है, यानी ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट देख लीजिए, ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट से क्या होती है, कंडक्ट होती है, ठीक है ना। उसके बाद है कि धातुएं जो होती है कठोर होती है ना, लेकिन ये आप देख सकते हैं कितनी मुलायम होती है, समझ रहे हो। और धातुएं कड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पारा जो ऐसा एक धातु है, पारा एक धातु है स्टूडेंट, पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर क्या होता है, तो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये धातु है। लेकिन अगर पूछेगा कि एक अधातु का नाम बताइए, एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, तो कहिएगा ब्रोमीन। क्या कहिएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन, है ना, ये द्रव अवस्था में आपका रहता है, ठीक है ना। चलिए और आगे हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि धातु को हम दो गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हम लोग कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे अगर हम धातु को देखें तो धातु क्या होते हैं, उसमें तब विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु में चमक होती है, धातु कठोर होती है, समझ रहे ना। उसके बाद से धातुओं में आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता क्या है, आघात वर्ध्यता क्या है, आघात वर्ध्यता का मतलब वो धातु को पीट कर पतला से पतला चादर बनाया जाता है। यानी धातु को पीट कर जो पतला से पतला चादर बनाया जाता है, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्ध्यता। यानी पतला से पतला चादर बनाने पर भी ये नहीं टूटती है, ये नहीं टूटती है, इसीलिए इनको कहा जाता है आघात वर्ध्यता गुण होता है। अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो चादर बनाइएगा तो वो बीच में से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। और एक होता है तन्यता, एक होता है तन्यता। तन्यता का मतलब तान देना, तन्यता का मतलब क्या होता है, तान देना। तो तान कब दिया जाता है, तार खींचा जाता है। तो धातु को पीट कर पतला से पतला तार खींचा जाता है, और इस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। जैसे मान लो कि सोना हो गया, तो इसको लगा देते हैं तो इसका तार खींचा जा सकता है ना, तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता होती है, तन्यता होती है, धातुओं में चमक होती है, तो ये सभी फिजिकल गुण होते हैं। और इसका उल्टा अधातुओं में वो सब गुण नहीं पाए जाते हैं। अधातु भंगुर होते हैं, उसमें तब विद्युत के कुचालक होते हैं, समझ रहे, इनमें चमक नहीं होती है। तो अपने मन से इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन मेन मेन गुण याद करना रहता है केमिकल प्रॉपर्टी। धातुओं को जो रासायनिक गुण है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि धातुओं को बात कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, है ना। ये सभी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो चलिए इसको हम देखते चलते हैं आगे आगे। अब यहाँ पे भौतिक गुण देख सकते हैं आप, धातु के यहाँ पे दिया हुआ है धातु के भौतिक गुण क्या होता है। तो धातु के भौतिक गुण में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इनमें धात्विक चमक होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु में चमक होती है। धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अब कोई पूछेगा धात्विक चमक क्या है, तो कहिएगा धातुएं जब अपने शुद्ध रूप में होती है तो उसमें क्या होती है, उसमें चमक होती है। और धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, हम धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। यानी धातु में क्या होती है, चमक होती है। कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा प्रेक्षण दिया जा सकता है। अब ये प्रेक्षण प्रयोगशाला के लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अरे आयरन कटेगा नहीं कटेगा, कॉपर कटेगा नहीं कटेगा, एल्युमिनियम कटेगा नहीं कटेगा, मैग्नीशियम कटेगा नहीं कटेगा। तो ये सब चीजें नहीं कटती। और चाकू से कौन कट सकता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों धातु को हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, ठीक है। तो कभी कभी तीनों दे देता है, कभी कभी एक ही देता है। तो तीनों देगा तो तीनों आंसर होगा, और एक देगा तो इनमें से किसी एक पर मारिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान में इस बात को रखिएगा। और यहाँ पे देखिए सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए, सावधानी। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है बाबू। सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है, सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु होता है ना कि जब उसको खुली वायु में छोड़िएगा ना तो उसमें आग पकड़ लेती है। खुली वायु में छोड़ने पर क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। और इसे अगर पानी में रखिएगा तभी वह क्या होता है, वह बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है सोडियम, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं। इन सबको आप लोग इसमें ये सबको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन आता भी है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको खुली वायु में छोड़ देने पर उसमें आग पकड़ लेती है और ये जल के साथ बहुत तेज अभिक्रिया कर लेता है। यही कारण है कि उसे माटी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से धातुएं समानता क्या होती है स्टूडेंट, धातुएं समानता कठोर होती है। ये धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। तो अलग अलग करके आएगा, लिखने नहीं लिख लेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, 1 नंबर धातु विद्युत की सुचालक होती है। 2 नंबर धातुएं कठोर होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है। तो ऐसे करके 5 6 10 रूल हम आराम से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि धातु में आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। धातु में कौन गुण पाया जाता है, आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। याद रखिएगा, धातु में आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। बिल्कुल सही है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है स्टूडेंट, तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु आपका सोना है और चांदी है। तो सोना 1 नंबर पे है और चांदी 2 नंबर पे है। आप इस बात को भली भांति जान जाइए कि और एक होता है गुण तन्यता। एक गुण क्या होता है, तन्यता, है ना। धातु को पीट कर पतला से पतला तार खींचा जा सकता है, तार। अब यहाँ पे देखिए 1 ग्राम, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और तार एकदम पतला, है ना। देखिए ना, बहुत सारा तार एकदम केस से भी पतला रहता है ना। तब ये सब तन्यता गुण नहीं रहता तो टूट नहीं जाता। तो 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। और आवश्यकता का आधार पे इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, उसका उपयोग करते हैं, है ना। जिसकी जितनी जरूरत होती है उतना पढ़ते हैं हम। क्या आपको धातुओं का नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए होता है। बिल्कुल होता है, खाना पकाने के लिए बर्तन में एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं हम लोग खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में, और लोहा का उपयोग करते हैं खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में, है ना। तो ये सभी चीजें होती हैं। क्या आप जानते हैं धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। बिल्कुल किया, क्योंकि ये उष्मा क्या होती है, उष्मा का सुचालक होती है। उष्मा का
सुचालक होते हैं, ऊष्मा का गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। यही कारण है कि इनका उपयोग क्या किया जाता है, और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस बार रेलवे के एग्जाम में बहुत सारा ये आपको दे देता था। ये कह रहा है क्या दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि धातु ऊष्मा क्या होती है, सुचालक होती है। ये फिगर क्या दिखा रहा है, ये फिगर दिखा रहा है कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए धातु की तार होती है, जब यहाँ पे गर्म कीजिएगा तो तार का खुला सिरा है और ये पिन है और ये मोम है, तो यहाँ पे मोम पिघल जाएगा नहीं पिघल जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तार गर्म हो जाएगा और यहाँ पे पिन और मोम ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। ये चीजें यहाँ पे एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैप की मदद से तार को स्टेम से बांध दीजिए, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके पिन चिपका दीजिए। स्पिरिट लैम्प मोमबत्ती या बर्नर के निकट थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, क्या देखिएगा कि यहाँ पे अगर मोम से चिपकाए हैं तो ये गिर जाएगा ना, पिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यही ना देखिएगा। तो कह रहा है कि उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होती है, तब इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक का मतलब धातुओं को, जैसे एल्युमिनियम है, कब गलेगा, बहुत ज्यादा हीट देंगे तब ना। जैसे लोहा है, लोहा आपका 600 डिग्री सेल्सियस में गल जाता है। लोहा कितना डिग्री सेल्सियस में गल जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस जब दीजिएगा तो यह क्या होता है, पानी की तरह हो जाता है, पानी की तरफ प्रवाहित हो सकता है। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया, 100 डिग्री पर पानी पिघलता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन होते हैं, तो सिल्वर तथा कॉपर, है ना। सिल्वर तथा कॉपर, सिल्वर माने चांदी, कॉपर माने तांबा, है ना। तो इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी, लेड सीसा तथा मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। अब याद रखिएगा, सीसा तथा मरकरी, मरकरी को हम लोग पारा कहते हैं, मरकरी होते हैं पारा। तो पारा क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, उसमें के कुचालक होते हैं। क्या धातु विद्युत की चालक होती है, हाँ धातु विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक नहीं होती तो एल्युमिनियम का तार चाहे कॉपर का तार थोड़े उससे बिजली प्रवाहित होती नहीं ना। यहाँ पे चित्र देख लीजिए आप, चित्र देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे तार जोड़ा गया है और यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ पे स्विच लगा है ना, और यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये धातु का जांच के लिए धातु का टुकड़ा, अब यहाँ पे धातु का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे धातु का टुकड़ा लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम का तार लेंगे तो बल्ब जल जाएगा ना। यहाँ पे अगर ऐसा तार लेंगे जो उसमें कुचालक होता है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ठीक है। तो यही चीज आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तो बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखिएगा ध्यान से, पॉलीविनाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है पीवीसी, याद रखिएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके ऊपर हमारे तार के ऊपर जो परत चढ़ी होती है ना, तार के ऊपर जो नंगा तार होता है उसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है ना, जिसके कारण हमें बिजली का झटका नहीं लगता और अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है ना। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या वह आवाज उत्पन्न करती है, हाँ धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न होती है। इसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, यानी धातु को पीटने पर उनसे आवाज निकलता है। जो लोहा को पीटेगा टन टन करता है, नहीं समझ ना, धातु को पीटने पर उतना आवाज नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत। तो ये सभी स्टोर थे धातु के अभौतिक गुण थे, धातु के भौतिक गुण थे। अब उसी तरह हम लोग अधातु देखेंगे। अधातु एकदम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अधातु जितनी गैसें हाइड्रोजन है ना, हीलियम है, आपका ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ये सभी गैसें क्या होती है, अधातु होती है। सभी गैसें मुख्यतः सभी गैसें क्या होती है, अधातु होती है जनरली, है ना। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, सही बात है। अधातु की संख्या क्या होती है, कम होती है। कार्बन भी अधातु है, कार्बन गैस नहीं है फिर भी कार्बन क्या है, अधातु है। सल्फर गैस नहीं है फिर भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है लेकिन सल्फर अधातु है। आयोडीन अधातु है। देखिए ये गैस तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये गैस तो अधातु है ही। अब ब्रोमीन क्या है, अधातु है, लेकिन यह कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो
अधातु में ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। ऐसे अधातु है जो द्रव होती है, सही है ना। इसके अलावा सारी अधातु या तो ठोस या फिर गैसें होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के कुछ गुण धर्म होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। धातु के समान धातु के भी भौतिक गुण धर्म होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें कठोरता नहीं होती है, इनमें आघात बर्धकता नहीं होती है, इनमें तन्यता नहीं होती है, विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। उल्टा हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ये कुछ रूल्स है, इनको पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए मरकरी को छोड़कर, लेकिन अपवाद देखिए अब नहीं होती है, लेकिन अपवाद तो होता है ना भाई, हर चीज में अपवाद होता है। जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। यानी मरकरी का मतलब होता है पारा। पारा एक होता है, एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में होता है, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे, है ना। बाकी सभी धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। धातु का बात किया जा रहा है। आपने देखा होगा धातु का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। याद रखिएगा, धातु का गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, हाई लेवल होता है। धातु जल्दी गलती नहीं है बाबू, है ना। लेकिन गैलियम और सीजियम ये सभी धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसे धातु जिनका गलनांक बहुत कम होता है, तो गैलियम और सीजियम। यदि आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पिघलने लगेंगी। कौन कौन, गैलियम और सीजियम। आयोडीन अधातु होते भी क्या होता है, चमकीला होता है। ये अधातु का आपका क्या होता है, ये अपवाद हो जाएगा, है ना। उसके बाद कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, है ना। जैसे ये कार्बन है ना बाबू, कार्बन की सांद्रता होती है 4, कार्बन की सांद्रता कितनी होती है, 4। ये एक अधातु है, लेकिन इसमें यह बहुरूपी प्रवृत्ति, इसका अपरूप पाया जाता है। कार्बन का अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप कौन होता है, हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक का मात्रा बहुत अधिक होता है, किसका, हीरा का। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। यानी जब कोई पदार्थ विभिन्न रूपों में पाया जाता है उसे अपरूप कहते हैं। इस गुण को अपरूपता कहा जाता है। आगे आप लोगों को पढ़ना है। देखिए क्षारीय धातु, अब क्षारीय धातु कौन कौन होती है, तो आपको आगे पढ़ जब, है ना, है लीना करे, है ना, रब से फरियाद, है ना। तो ये शुरू वाला जो होता है ना, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी क्षारीय धातु कहलाती है ना। ये सभी क्या कहलाती है, क्षारीय धातु कहलाती है। मैं आपको बताऊंगा रुबिडियम, ये सभी क्या होती है, तो ये क्षारीय धातु होती है। ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो क्षारीय धातु कौन कौन होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। यानी पीरियोडिक टेबल को जो फर्स्ट में जो आता है ना, आइए जब पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, तो पहला ग्रुप का जो तत्व होता है ना उसको क्षारीय धातु कहा जाता है ना। दूसरा को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे। अभी याद रखिए, क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। कोई दिक्कत, चलिए। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चुन लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके उसके पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त मीडियम की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पन्न मिला वो अम्लीय होता है या क्षारीय। अब आप बताइए, धातु है तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो कोई पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अधातु का ऑक्साइड आपका अम्लीय होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि जब इसको जांच कीजिएगा, धातु का ऑक्साइड को जब जांच किया जाता है, तो जब आप धातु का ऑक्साइड को जांच कीजिएगा तो क्या होगा, क्षारीय है तो BRB, क्षारीय है तो BRB, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो ये क्षारीय है तो BRB हो जाएगा, यानी बेस क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा।
धातु का ऑक्साइड क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा, है ना, क्योंकि वह अम्लीय होता है। अच्छा, कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम तथा जिंक। एल्युमिनियम तथा जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ये कभी कभी अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और कभी कभी क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए एल्युमिनियम तथा जिंक क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे का धातु पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है कौन, पारा। पारा कमरे का ताप पर द्रव होता है। उसमें की सबसे अधिक चालक होती है कौन, उसमें की सबसे अधिक चालक कौन होती है, तो आपका हो जाएगा सिल्वर। कौन होती है, सिल्वर। सिल्वर होता है, सिल्वर तथा एल्युमिनियम, है ना, सिल्वर तथा कॉपर, तो सिल्वर 1 नंबर पे होगा। अच्छा, चाकू से काटी जा सकती है तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। उसमें की कुचालक होती है, तो उसमें कुचालक तो बहुत सारी धातु होती है, लेकिन ये का नाम बता देना है, तो ये का नाम बता देना है सीसा और पारा। सीसा और पारा क्या होता है, उसमें का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, आघात बढ़ जाता तो तन्यता का तत्व समझिएगा, धातु पीठ पर पतला पतला चादर और तन्यता धातु पीठ पर पतला से पतला तार, ठीक है। हाँ, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म भी बहुत ही इजी होता है। देखिए, तत्व अलग होते हैं, तत्व को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट से 3 चीजें निकलती हैं, एक निकलता है धातु और एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु, है ना, मेटल, नॉन मेटल एंड इसको बोलते हैं मेलाटोनिक, तो धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है ना। तो देखिए, धातु भी एलिमेंट है, अधातु भी एलिमेंट है और उपधातु भी एलिमेंट है। तो सभी धातु तत्व हो सकते हैं, सभी धातु तत्व हो सकते हैं, लेकिन सभी तत्व धातु नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा, सभी तत्व धातु नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि बताइए आप, तत्व है हाइड्रोजन, क्या यह धातु है, नहीं। तत्व है हीलियम, क्या यह धातु है, नहीं। तो सभी धातु एलिमेंट हो सकते हैं, सभी अधातु एलिमेंट हो, सभी उपधातु एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट धातु नहीं हो सकते हैं, सभी एलिमेंट अधातु नहीं हो सकते हैं, सभी एलिमेंट उपधातु नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सभी धातुएं तत्व हो सकते हैं, लेकिन सभी तत्व धातु नहीं हो सकते। तो धातु का कुछ गुण होता है, मेटल, ये लोग इनके बाहतम कक्षा होता है, धातु का बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, समझ रहे ना। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है, समझ रहे ना। उसी तरह अधातुएं ऑक्सीजन संयोग करके अधातु का ऑक्साइड बनाती है। अधातुओं के बाहतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं की जो है ना, धातुओं के जो संयोजकता होती है वो +1, +2 और +3 होती है संयोजकता, लेकिन अधातुओं की संयोजकता होती है -1, -2, -1, -2 और -3 होती है, समझ रहे ना। ये धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, समझ रहे ना। तो ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते जाते हैं क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको ये मैं बेसिक दे दिया हूँ, यहाँ से आप देखिएगा। आप बताइए, क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है, यानी धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है। तो धातुओं को वायु में दहन करिएगा तो धातु का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा, है ना। और धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो दिक्कत, इसकी जांच करने के लिए आप लिटमस पेपर में जब धातु के ऑक्साइड को रखिएगा तो वह क्या कर देगा, लाल लिटमस पत्र क्या कर देगा, नीला कर देगा, समझ रहे हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो यहाँ पे इस बात को क्या होगा, यहाँ पे धातु का क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा ना कि धातु को वायु में दहन करने पर क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि मान लो मैग्नीशियम में धातु है, मैग्नीशियम में धातु है,
इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन करिए तो क्या बनेगा, MgO बनेगा ना, MgO बनेगा। कॉपर एक धातु है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, Cu2O बनेगा, Cu2O बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा, Cu2 नहीं बनेगा, सॉरी CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और कैसा होता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का नाम कैसा होता है, काला होता है, याद रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु का क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाता है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यही चीज दिया हुआ है कि आपने देखा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना, क्षारीय होती है, ठीक है ना, मैंने बता दिया। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी। तो बताया नहीं आपको, एल्युमिनियम तथा जिंक क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदर्शित करते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, है ना। जैसे कि एल्युमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेगा तो AlCl3 + 3H2O, ये एल्युमिनियम जब Na से अभिक्रिया करेगा सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा। तो ये चीजें समीकरण भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक चीज, अधिकांश धातु का ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, कुछ जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं, है ना। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर, तो सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं, तो क्षार देते हैं, है ना। तो देखो जैसे कि सोडियम जल में, सोडियम का ऑक्साइड है ना, और ये जल में घुलेगा तो ये क्या देगा, क्षार देगा ना। तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम जल में घुलते हैं तो क्या देते हैं, क्षार देते हैं। जैसे कि ये पोटेशियम का ऑक्साइड है, जल में घुलेगा तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, क्षार दे देगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने देखा है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, सही बात है, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करती है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, ये सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, नहीं करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो कर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है। पोटेशियम और सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर क्या पकड़ लेता है, इसलिए आग पकड़ लेता है, सही बात है। तो सोडियम तथा पोटेशियम को हम लोग खुले वायु में नहीं छोड़ सकते, उसमें आग पकड़ लेगा तो बहुत तेज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। इसीलिए इन धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है कि आग नहीं पकड़े। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक सीसा जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। देखिए सामान्य ताप पर, कुछ ताप पर मैग्नीशियम पर, एल्युमिनियम पर, जिंक पर, सीसा पर क्या चढ़ जाती है, धातुओं की ऑक्साइड की परत क्या होती है, चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है और ये इनके लिए लाभदायक भी होती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूल डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कितना ही ताप दिया जाएगा तो ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था कि एनोडीकरण क्या होता है, एनोडाइजिंग। तो जब किसी धातु पर एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है तो उसे एनोडीकरण कहते हैं, है ना। लोग कहते हैं ना कि सोना के जैसा बाटे लेकिन सोना ना हो, सोना की परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, तो उसी तरह किसी धातु के ऊपर जब एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। और ये धातु को बचाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया, वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। Al2O3
इसे क्या बचाता है, संक्षारण से बचाता है। इस पर परत को मोटा करके अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड को उत्सर्जित गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। उसके बाद देखिए 2 नंबर है धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, बताइए। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको। हाइड्रोजन गैस देखिए ना, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड बनाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो धातु का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है, याद रखिएगा। यानी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है और धातु का ऑक्साइड बनाती है, याद रखिएगा इस बात को। जो धातु, अब सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है और कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है, ठीक है ना। अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है, कुछ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ कहती है कि हमको गर्म जल के साथ। कुछ लोग नहीं होते हैं ठंडे के दिनों में ऐसे ही नहा लेते हैं, कुछ लोग जो है गर्म पानी से नहाते हैं। वैसे ही धातुएं भी होती हैं कि कुछ ठंडी जल से अभिक्रिया कर लेती है, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया कर लेती है, कुछ धातुएं ठंडे और गर्म दोनों। अब जो ठंडा से करेगा तो गर्म से तो अभिक्रिया कर ही सकता है ना, कर सकता है। जो धातु ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है वो गर्म से भी कर सकता है, लेकिन जो गर्म से अभिक्रिया करेगा वो ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि जो अब ठंडी के दिन में सिंपल है, ठंडी के दिन में जो ठंडा पानी से नहा सकता है उसको गर्म पानी में मिल जाए तो कहेगा कि नहीं नहाएंगे, है ना। लेकिन जिसको आदत है गर्म पानी से नहाने का वो ठंडा पानी से नहाएगा नहीं, समझ। लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातु प्लस जल धातु का ऑक्साइड बनाती है और कौन गैस देता है, हाइड्रोजन। धातु का ऑक्साइड और फिर जल, ये क्या बनाता है, धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। फिर धातु का ऑक्साइड धातु ऑक्साइड और जल मिलेगा तो क्या बनाएगा, धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। धातु का अरे HCO3 बनाएगा, क्या बनाएगा, HCO3 बनाएगा। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। देखिए ये दोनों बड़ी तेज होता है, सोडियम और पोटेशियम। कहता है कि हमको ठंडा पानी मिले चाहे गर्म पानी मिले कोई दिक्कत नहीं है, हम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेंगे। कौन, सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है और ये इतनी तेज होती है और इनसे हीट उत्पन्न होता है, ये गर्म हो जाती है ना, ऊष्माक्षेपी होता है, समझ रहे हैं। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित होता है और जो इससे हाइड्रोजन जो निकलता है ना वह क्या होता है, जल जाता है। वो वायु में क्या होता है, जल जाता है। वायु में क्या होता है, जल जाता है। आप लोग देखे होइएगा कि स्टीम पहले आता था, उसको पानी में रख दिया जाता था ना, मोमबत्ती उसको रख दिया था तो उसको पानी में तैरने लगता था। एक खिलौना आता है, खिलौना पानी में रख दिया तो उसको मोमबत्ती रख दिया था तो तैरने लगता था, है ना। क्यों तैरने लगता था, क्योंकि पानी में रख के जब पानी में रखा जाता था उसको और मोमबत्ती उसके ऊपर रखा जाता था, एल्युमिनियम रहता था। तो एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता था ना तो वह उड़ेगा नहीं, उसका हाइड्रोजन उड़ता नहीं था बल्कि वह चारों तरफ घुमाने लगता था। तो यही कारण है कि हम लोग मोमबत्ती बाहर को रखते थे, उसको घुमाने लगता था, चक्कर गोल गोल घुमाने लगता था। और वही जिसका हाइड्रोजन उड़ जाता है वह वहीं पे चुपचाप रहता है, साइलेंट रहता है, और जिसका हाइड्रोजन नहीं उड़ता है वह क्या होता है, पानी में नाचने लगता है, ठीक है ना। तो इनका हाइड्रोजन क्या होता है, जल जाता है। तो ये कुछ नहीं, ये आराम से ऐसे ही रह जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए प्रज्वलित हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि सोडियम पोटेशियम हो गया, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये KOH बनाएगा। यहाँ पे देखो धातु, ये धातु है और ये जो जल है, KOH और हाइड्रोजन गैस दिया। यहाँ भी जल के साथ अभिक्रिया किया, यहाँ पे कौन गैस दिया, हाइड्रोजन गैस दिया। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, याद रखिएगा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ी सी धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यहाँ पे हाइड्रोजन जलता नहीं है तो कैल्शियम क्या करता है, घूमने लगता है पानी में नाचने लगता है। क्यों, हाइड्रोजन जलबे नहीं करेगा तो नाचने लगता है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैल्शियम
जल के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करता है, कोई दिक्कत। लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे है Ca+2H2O, COH प्लस हाइड्रोजन गैस। उपयोग अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। कैल्शियम क्या करता है? तैरना शुरू कर देता है। बताया नहीं है कि चिपक जाते हैं और ये कैल्शियम क्या करता है? तैरना शुरू कर देता है। मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसको कौन गर्म जल चाहिए? इसको गर्म जल चाहिए। मैग्नीशियम बड़ी होशियार है, देखिए ये गर्म जल, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम, यहाँ पे अगर जल लिखा हुआ है तो बताइए कौन जल है? ये गर्म जल है, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है MgOH, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। M हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और कौन गैस दे देता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देता है। और ये भी तैरना शुरू कर देता है। ये भी क्या करता है? तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन जलता नहीं है। इसके बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ये तैरना शुरू कर देता है, तो दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातु न तो शीतल जल, देखिए एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन धातुएं हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना। यह भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। तो लोहा अगर यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, तो बताइए यह क्या है? ठंडा जल है कि गर्म जल है? क्या है? भाप है, याद रखिएगा। तो लोहा कभी भी ठंडा जल से चाहे गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह भाप से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो ये बात आपको याद रखना है। यह अभिक्रिया लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु का ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। कोई दिक्कत? भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ये भाप है, ये लोहा ये क्या है? भाप है, ठीक है ना। इनके साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे कौन गैस देगी? तो हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो लेड यानी सीसा, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। ये सब जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता, यानी हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये एकदम निष्क्रिय होती है। अब आप समझ गए कि लोहा है ना, उसके बाद एल्युमिनियम और जिंक ना तो ठंडे ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। कॉपर भी है ना आपका, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ना तो यह भाप के साथ अभिक्रिया करता है, ना तो यह भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो कॉपर ना ठंडा जल, ना गर्म जल, ना भाप के साथ अभिक्रिया करता है, तीनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए, कॉपर का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम लोग लोहा, क्यों नहीं हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं? क्योंकि आप बताइए, कॉपर ना ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा, ना गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, डर था भाप से अभिक्रिया करने का, तो ये भाप से अभिक्रिया नहीं करेगा ना, तो इसीलिए इसका उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब एक लास्ट इसको पढ़ा देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? अरे धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या देती है? हाइड्रोजन गैस देगी ना। कोई भी धातु जब मान लीजिए कोई भी धातु है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस देगी और लवण बनाएगी। कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, याद रखिएगा। कोई भी धातु जैसे कि मान लो कि आपका लोहा जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा और कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, याद रखिएगा। तो कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। और ये जो लवण होता है ना बाबू, लवण जो होता है इसका pH मान कितना होता है? pH मान कितना होता है? 7 होता है। pH मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन कुछ लवण का pH मान 7 से कम भी होता है, 7 से अधिक भी होता है। अब भैया कैसे सब? तो वो डिपेंड करता है कि धातु उसके साथ कौन जुड़ रहा है। आगे बताइए, चलिए। अब यहाँ पे आप समझ गए कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम का पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए।
यदि नमूने मलिन हो तो रेग मार्ग से रगड़कर सावधानी, सोडियम का पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना। इसको जल्दी लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, इसको सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखिएगा, है ना। कोई दिक्कत? चलिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो लिखा जाएगा, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। अब याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल देखो H2SO4 और HCl जब इससे अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, धातु हाइड्रोजन गैस देगा, है ना। जब कोई भी धातु यहाँ पे होगा, कोई भी धातु जब इनसे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे कौन गैस दे देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन एक और गैस, एक और अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब इससे कोई धातु अभिक्रिया करेगा होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अब हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देगा? इसका कारण है कि HNO3 ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी हाई ऑक्सीजन देने वाला होता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाई ऑक्सीकारक का मतलब होता है बहुत ज्यादा इसमें ऑक्सीजन होता है। अब जैसे हाइड्रोजन गैस निकलने का प्रयास करेगा तो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, जल बना देगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? जल बना देंगे। तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा बल्कि क्या बना देगा? जल बना देगा, समझ रहे हैं? तो वो जल में परिवर्तित कर देता है, बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीकारक होता है। तो कह रहा है HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन करके जल में परिवर्तित कर देता है। फटाक से ना पकड़ लेगा हाइड्रोजन को, कहेगा कि आ जाओ इधर, तुम हाइड्रोजन गैस निकल कहां रहा है, हम तुमको जल बना देते हैं। तो सीधे क्या बना देता है? जल बना देता है। एम सब नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज ये अति तनु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे होते हैं एकदम तनु के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस उत्पन्न कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं HNO3 के साथ। तो चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये देखिए यहाँ पे है अभिक्रियाशीलता। आप लोग बताए ना कि देखो आप लोग अभिक्रियाशीलता पढ़े हैं ना, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, है ना, टीन, है ना, टीन SN होता है ना, सीसा। तो यही दिया हुआ है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। तो यही यहाँ पे दे दिया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, चारे को दिया है। हम पूरा बता दिए आप लोगों को। ये अभिक्रियाशीलता होता है। ये क्या होता है? अभिक्रियाशीलता होता है, यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, ये इससे ऊपर की ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये अभिक्रियाशीलता होता है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही आपको कोई प्रोटॉन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे और मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, है ना। एक्वारेजिया के बारे में बता देते हैं 1 मिनट। एक्वारेजिया क्या होता है? रॉयल जल का लैटिन शब्द है। यह 3:1 के सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से बनता है। यानी एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, याद रखिएगा। सांद्र HCl और HNO3 के 3:1 के मिश्रण में 3:1 के मिश्रण में क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। कहता है क्वेश्चन कि एक जो है ना आदमी घर सुनार बनकर जाता है, कहता है गहने साफ करा ले, है ना। गहने साफ कराने में कोई महिला उसको गहना देती है, देने के बाद उसका गहना बहुत जल्दी क्या होता है? थोड़ा सा हल्का लगने लगता है ना। तो हल्का लगने वो झगड़ा करने लगती है, चाहे तर्क वितर्क करने लगती है और वहां से वो भाग जाता है, समझ ना। बताओ कि उस डिब्बा में किस चीज का पानी लिया रहता है? वह लिया रहता है एक्वारेजिया घोल लिया रहता है। क्या लिया रहता है? एक्वारेजिया घोल लिया रहता है। वह घोल कौन सी का रहता है? एक्वारेजिया का रहता है। वह गोल्ड को गलाने की क्षमता रखता है, सोना को गलाने की क्षमता रखता है। जब सोना को ज्यादा तरंग देंगे तो सोना पिघल जाएगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोई सोनार के रूप में जाता है तो कौन चीज का घोल लिया रहता है? एक्वारेजिया का। तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो HCl 3 अनुपात में होता है और HNO3 1 अनुपात में होता है, याद रखिएगा। तो उल्टा भी पूछ सकता है, पूछेगा HNO3
और HCl का अनुपात कितना रहता है, तो ये 1:3 रहता है। तो उल्टा भी करके आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत। चलिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।